हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो इससे पहले आपको जीके जीएस का सीरीज़ 3 तक आपको कंप्लीट कराया गया और उम्मीद करते हैं कि आपने उस सभी वीडियो को देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 लेकर आए हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में किसको जानते हैं? तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के संबंध में 2-3 प्रश्न जैसे बन सकता है, जिससे इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और संवाद कैमुदी जो कि इनकी एक कह सकते हैं कि अखबार था, इन्होंने निकाला था, वो चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने जबकि सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना किया था, ये पॉइंट याद रखना है। और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचम सिद्धांतिका जो है इसके रचनाकार कौन है? पंचम सिद्धांतिका वराहमिहिर। वराहमिहिर, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस यात्री ने तुर्की के आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये है धर्मस्वामी। धर्मस्वामी, ये क्वेश्चंस आपको कर्नाट वंश जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किस यात्री ने तुर्की के आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत वर्णन दिया है? तो धर्मस्वामी ने। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण जो प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ जो कि आपका ये एमपी में पड़ता है, इसको याद रखेंगे, एमपी में। पशुपालन के जो प्रमाण मिले वो किस काल से? मध्य पाषाण काल से मिला है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि तारीख़ शेरशाही के लेखक कौन है? तारीख़ शेरशाही के लेखक है अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इनमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। जबकि अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट समझना है। जैसे कि वहाँ पे होता है क्या कि दोनों सदनों के आपका जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के संबंध में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 में दिया गया, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 5 के अंतर्गत। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अंतर्गत। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मैथाई ने प्रस्तुत किया था। जॉन मैथाई ने 1950 में, और 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? जवाहरलाल, मतलब कि जो प्रधानमंत्री होते थे वो, तो यानी प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, ये पॉइंट याद रखना है। अगला है कि बिहार को मुगल साम्राज्य की प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया था, याद रखना है, 1580 में। ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित है? ब्लू माउंटेन जो कि मिजोरम में पड़ता है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। डंकन दर्रा या फिर डंकन पास किनके मतलब कहाँ स्थित है ये? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन दर्रा पड़ता है। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिकिर पहाड़ी असम के अंतर्गत। मिकिर पहाड़ी असम के अंतर्गत। अगला है कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है सेबी। सेबी जो कि आपको याद होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसको याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन जो अपनाया गया वो कहाँ पर? तो विश्व में सबसे पहला परिवार नियोजन भारत में ही अपनाया गया था, जो कि 1952 के तहत, ये ध्यान रखिए, 1952 में हुआ था। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत निगम कर होता है। यानी कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा जो राजस्व प्राप्त होता है वो निगम कर से प्राप्त होता है, ये याद रखना है। अगला है कि वैदिक साहित्य में ब्रीहि शब्द, वैदिक साहित्य में ब्रीहि शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए। ब्रीहि शब्द चावल के लिए, गेहूं के लिए गोधूम होता था, गेहूं के लिए गोधूम होता था। अगला है कि तमिल साहित्य जो शिल्पाधिकारम है, शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? तो तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता थे इलांगो। इलांगो, ये याद रखना है, बार बार पूछा था। संगम युग में मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बताया भी था। वेल्वी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? वेल्वी आयोग, तो भारतीय सरकार के व्यय की जांच करने के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया था। अगला है कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ये जो
कथन है वो किसका था? तो ये कथन या फिर युक्ति कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। भारत में सचिव का पद कब सृजित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में, और आपको पता है कि 1858 में ही क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके जो भी भारत का शासन था वो क्राउन को सौंप दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि मूलभूत या फिर मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और बात करें अगर हम मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका 7वां होता था संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि आपका अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत उसको शामिल किया गया संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है, अच्छा आप ये कमेंट करके बताइएगा कि 44वें संविधान संशोधन जब हुआ तो ये उस वक्त किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, मतलब कि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पंजाब हिमालय किनके बीच स्थित है? पंजाब हिमालय किनके बीच स्थित है? तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच, सतलज एवं सिंधु के बीच की जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पेड कोर्स में हिमालय से संबंधित जो पॉइंट्स थे हिमालय की सीढ़ियों के विभाजन को अच्छे तरीके से नोट्स के थ्रू समझाया है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के लोकेशंस की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में ये स्थित है। अगला प्रश्न जो कि बार बार पूछा गया है, कल्पसर मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो किस स्टेट में है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की मजेदार कंटेंट मिलती रहेगी। देखिए अगला प्रश्न एक समिति है जो कि एचसी गर्ग समिति का संबंध किससे है? तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। अगला है कि ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, और इनका संबंध किस वादक से था? तो ये सितार वादक थे, और 1968 में इनको ग्रैमी मिला था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शुभांगी स्वरूप, ये ध्यान रखना है, शुभांगी स्वरूप। अगला है कि त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत कब की गई? किसके द्वारा की गई? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था, त्रिधातु सिक्का प्रणाली शेरशाह सूरी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि शेरशाह सूरी जो फेमस थे, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो काफ़ी फेमस था, इन्हीं की वजह से ये मतलब कि प्रसिद्ध थे। अगला है कि उपरी किसको कहते थे? उपरिक, तो देखिए गुप्त प्रांतों में जो प्रांतीय शासक होते थे, यानी कि जो गवर्नर होते थे, उनको कहा जाता था उपरिक। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य जो होता था वो 26 प्रांतों में विभक्त था। अगला है कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? यानी कि गुप्त वंश का वो शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह है इल्तुतमिश, गुलामों के गुलाम के नाम से इसको जाना गया, इल्तुतमिश। चलिए इसके बाद अगला है चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था इसी के समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में, जिसको तुंगेज खां था उसका वास्तविक नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन उसका नाम था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आजमगढ़ उद्घोषणा हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन की किस घटना से संबंधित थी? तो आजमगढ़ उद्घोषणा का जो संबंध है वो 1857 के महान क्रांति से संबंधित है, और ये जो उद्घोषणा हुआ था वो 25 अगस्त 1857 को दिल्ली गजट में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये डेट आपको याद रखना है। कौन से मार्च? 5 मार्च 1931, और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन समझौता को। अगला है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को अन्य किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम लोग मानसून वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन। और भारत में सबसे व्यापक वन इसको माना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब सबसे ज़्यादा जो विस्तृत वन है भारत में इसी प्रकार का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, राइट। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य में? 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के अंतर्गत देखने को मिलता है।
अगला है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है कौन? केंद्र राज्य वित्तीय जो संबंध है वो निर्धारित करता है वित्त आयोग। और हम जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन होता है, जिसमें एक सदस्य और एक अध्यक्ष है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है लकड़ा वाला जो समिति है, इसका संबंध किससे था? तो गरीबी आकलन से साथ था। कब? 1993, ठीक है। जबकि तेंदुलकर समिति 2009, तेंदुलकर समिति 2009। देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, गरीबी उन्मूलन दोनों में, लेकिन आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं और रोजगार में वृद्धि 6ठी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोनों पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि टैरिफ, जो टैरिफ है वो किस पर लगाया जाता है? तो टैरिफ जो लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाते हैं, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाते हैं टैरिफ। अगला है कि रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। मध्यकाल में रहट का प्रयोग करते थे, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए करते थे, रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? किसी विधेयक को भेज सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200, ठीक है। अगला है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट मतलब कि किसको, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में, जबकि मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। बीपी मंडल थे। अगला है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित कब हुआ? तो भारत का संघीय न्यायालय 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसका गठन हुआ था, ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार जो है वो कब अधिनियमित किया गया? तो 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।